नमस्कार दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसे खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। जिस दिन आपको यह बात समझ में आ गई उसके बाद आपको यूपीएससी प्री क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। हर साल लाखों लोग यूपीएससी प्री देते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी प्री नहीं निकाल पाते। इसका सिर्फ एक कारण है, आप चाहे दुनिया का सारा ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए, अगर आपने वह नहीं पढ़ा जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है तो इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं, प्री नहीं निकलेगा। लेकिन आपने कम ही पढ़ा है और उन टॉपिक्स को तैयार किया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए प्री निकालना बहुत आसान है। जिन टॉपिक्स को हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, अगर आपने सिर्फ इन्हें ही तैयार कर लिया और आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से प्री निकाल सकते हैं। मैं लगातार 2 सालों से आपको सबूत दिखा रहा हूँ। कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस यही से आ रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप जल्दी से इन सारे टॉपिक्स को तैयार करना चाहते हैं तो आप PDF नोट ले सकते हैं। और जो वीडियोज़ आने वाली हैं उनकी भी एडवांस नोट आपको दी जा चुकी है। इसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब टॉपिक्स तैयार करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है PACS और FPO एकीकरण के अवसरों का आकलन। इनके एकीकरण की बात हो रही है, लेकिन आप में से कई दोस्तों को इन शब्दों का मतलब नहीं समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, अभी विस्तार से समझाता हूँ, लेकिन एक बात पहले बता देता हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 5 प्रश्न भी आ जाते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर से ये नहीं कि एग्रीकल्चर के सिर्फ फसलों की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। कृषि से संबंधित बहुत सारे पक्ष होते हैं। कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जिनको आप इकोनॉमी के तहत पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप भूगोल के तहत पढ़ लेते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए, 25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनको समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनके तहत। पहले मैं आपको एक सामान्य सी लाइन बताता हूँ, इसे आप मेंस में भी लिख सकते हैं। भारत का कृषि क्षेत्र विशाल है, विविध है, ये आपको पता है, और इसमें 13 करोड़ से अधिक किसान लगे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश लघु और सीमांत किसान हैं। मतलब ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं। इन किसानों को सशक्त बनाने और वित्त, बाजार और सेवाओं तक उनकी पहुंच में सुधार करने के लिए सरकार ने बहुत सारी पहलें शुरू की हैं। जैसे इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, जिनके लिए ऊपर लिखा गया था PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आगे भी हम PACS पढ़ेंगे तो समझ जाइएगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां एक पहल है। इनका कंप्यूटरीकरण करने की बात होती है, मतलब सरकार ने किया भी है। और किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया गया है, जिनको आगे ऊपर लिखा गया था FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। अब इनके एकीकरण की बात हो रही है कि अगर इनको मिला दिया जाए साथ में तो बहुत लाभ हो सकता है। PACS FPO एकीकरण निकायों और किसानों दोनों के लिए ही लाभ का सौदा है। ये जो संगठन है उनको भी फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा। यह सहयोग और सहकारिता के ऐसे मॉडल का सृजन करता है जो अन्य क्षेत्रों और भूभागों को प्रेरित कर सकता है। ये सामान्य सी बात है, बस समझ लीजिए। उसके बाद जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो बताता हूँ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करने और किसानों की आय और आजीविका बढ़ाने में दोनों निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए इन्हें सहक्रियात्मक और सहयोगात्मक तरीके से मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये तो सामान्य सी बात है कि हाँ, हमने बता दिया कि अगर इनको मिला दिया जाए, साथ में मिल के काम करें तो बहुत फ़ायदे की बात है। लेकिन प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो ये चीज़ है यहाँ पर कि आप इन दोनों के बारे में अलग अलग समझ लीजिए कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ क्या होती हैं, ठीक है, और FPOs क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं PACS यानी कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ। PACS सहकारी समितियाँ आप जानते ही हैं, जो अपने सदस्यों, जिनमें अधिकतर किसान हैं, उनको अल्पकालिक ऋण और अन्य सेवाएं प्रदान करती हैं। ये बात आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि ये समितियां अपने सदस्यों को
जो कि ज़्यादातर किसान हैं, ठीक है, उन्हें ऋण की सुविधा भी देती है। यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछती है, जिसे आप कहते हैं ना कि यूपीएससी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही वो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिन्हें आपको समझना होता है कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो सहकारी समितियां हैं अपने सदस्यों को, किसानों को ऋण की सुविधा देती हैं, और भी सुविधाएं हैं, जागरूकता भी बढ़ाई जाती है, ठीक है। वे भारत में सहकारी ऋण संरचना के ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर के जो है वो संस्थान है, ये जो समितियां हैं, ठीक है। देश में लगभग 90,000 ऐसी समितियां हैं जो 13 करोड़ किसानों को जो है लाभ पहुंचा रही हैं, या फिर किसान इनसे जुड़े हुए हैं। एक चीज़ मैं आपसे करेक्ट करना चाहूँगा, जो ऊपर 13 करोड़ की बात हुई थी वो मोटे तौर पे इसी की बात हो रही थी। सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो इस संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। 13 करोड़ किसान इनके सदस्य हैं, ठीक। आगे चलते हैं। कंप्यूटरीकरण द्वारा पीएसीएस को रूपांतरित किया जा रहा है। वे बहु सेवा प्रदान करती हैं, सिर्फ ऋण देने के अलावा और भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन सेवा केंद्र आप जानते ही हैं, जन सेवा केंद्र के रूप में बिजली, जल, दवाओं का वितरण और अन्य सेवाएं प्रदान करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए यूपीएससी ने पूछ दिया कि इन सहकारी समितियों के बारे में कौन सा कथन सही है, ये ऋण सेवाएं प्रदान करती हैं। देश भर में 10,000 ऐसी समितियां हैं, कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। ये सिर्फ किसानों को जागरूक करने का काम करती हैं, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन दे दिया जाए कि ये भी करती हैं, तो आप कैसे जानेंगे? जब आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप सही उत्तर चुनेंगे। अब आते हैं इसी के अगले हिस्से पर, जो कि किसान उत्पादक संगठन के बारे में है, जिसको एफपीओ कहा जाता है, ठीक है। एफपीओज किसानों के समूह द्वारा गठित ऐसे विधिक निकाय हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, कानूनी तौर पर मान्यता मिलती है इनको, जो समान हित और लक्ष्य साझा करते हैं। अच्छा, यानी कि एक समान हित वाले जो किसान है, जैसे मान लीजिए कि आलू उगाने वाले किसानों ने मिलकर, आलू प्याज उगाने वाले किसानों ने मिलकर एक ऐसा बना लिया संगठन। उसमें प्रोड्यूसर इसलिए लिखा गया ना, प्रोड्यूसर, कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी खास फसल को, उन्होंने अपने समान हितों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए एक समूह बनाया है, ठीक है। अच्छा, वे विभिन्न विधिक रूपों जैसे सहकारी समितियों, कंपनियों, ट्रस्ट या समितियों के तहत पंजीकृत होते हैं, बाकायदा सरकार के तहत, ठीक है ना, तो पंजीकृत होंगे। एफपीओज का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों की उपज और सौदेबाजी शक्ति का समूहन कर वित्त और बाजार तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। असली काम यही है। जैसे मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपने प्याज उगाया और आप बाज़ार में प्याज लेकर गए अकेले। वहाँ जो व्यापारी हैं, ज़्यादातर बाज़ारों में ऐसा होता है कि वो उन्होंने अलग ही एक साठगांठ बना रखा है कि किसानों से हम इससे ज़्यादा दाम पर नहीं लेंगे। व्यापारी एक कह रहा है कि हम 10 रुपये किलो के हिसाब से आपकी प्याज लेंगे। मार्केट में नॉर्मली प्याज जो है, मान लेते हैं कि 15 रुपये 20 रुपये किलो बिक रही है, लेकिन आपके पास ज़्यादा प्याज है, ठीक है, थोक में आप बेचने गए हैं और आप वैसे फुटकर नहीं बेच सकते, थोड़ा थोड़ा नहीं बेच सकते। तो आपने क्या किया कि सोचा कि ठीक है, थोक में बेच देते हैं। अब एक कह रहा हम 10 लेंगे, आपको पता है कि नहीं 10 तो बहुत कम हो गया। किसी और के पास जा रहे हैं, वो कह रहा है कि हम भी 10 लेंगे। सब ने अपना बना रखा है, मजबूरी में आपको बेचना पड़ेगा। टमाटर है और रिस्क है ख़राब हो जाएगा, गोभी है और रिस्क है, ठीक है। तो ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे किसान मजबूरी में अपनी फसल सड़क पे फेंक देते हैं, किसान आत्महत्या कर लेते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। यही सब चीज़ें हैं। किसानों के ऊपर कर्ज है, अब फसल बिकेगी नहीं, पैसा आएगा नहीं, कर्ज चुका नहीं पाएंगे, घर कैसे चलेगा। तो इस वजह से उन्हें आत्महत्या करने को भी वश होना पड़ता है। हालांकि ये कोई सलूशन नहीं है, लेकिन समस्या तो है ना, समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा सरकार को। तो उसी में से एक उपाय ये हो गया है कि आपने क्या किया कि आपने एक संगठन में ज्वाइन कर लिया जो किसानों के लिए है, किसानों की सौदेबाजी के लिए है। तो मिल के ये तय करते हैं कि ठीक है भाई, हम लोग अपनी प्याज इतने दाम पर बेचेंगे, तो सौदेबाजी करना आसान हो जाता है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और भी किसान हैं जो इसी तरह की फसलें बेच रहे हैं, तो आप अच्छे से अपनी बात बाजार में रख सकते हैं। ये फ़ायदा होता है इन संगठनों का, ठीक है। वे अपने सदस्यों को तकनीकी सहायता देते हैं, इनपुट आपूर्ति, मूल्यवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन भी प्रदान करते हैं। इस बारे में बहुत सारी जानकारियां किसानों को नहीं होती कि बाज़ार कैसे काम कर रहा है, कैसे उतार चढ़ाव आता है मूल्यों में, उसका कैसे लाभ उठाया जा सकता है, कैसे
मतलब बढ़ी हुई कीमतों का लाभ लेना है, कैसे गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। कई बार ये हो जाता है कि भाई मतलब व्यापारी जो होता है या कंपनियां जिनको हम अपनी फसल बेच रहे हैं, वो गुणवत्ता के आधार पर कहती हैं कि नहीं नहीं, आपका गेहूं उतना अच्छा नहीं है, आपका टमाटर उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। चिप्स वाली कंपनी कहती है कि आलू का साइज़ उतना बढ़िया नहीं है जैसा हम चाहते हैं, तो इसका आश्वासन भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये बात है। देश में लगभग 7,500 ऐसे संगठन कार्यरत हैं जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा पंजीकृत हैं। ये बेसिक बातें हैं। दोनों को एक साथ मिलाकर के भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, दोनों को अलग अलग करके किसी एक से क्वेश्चन पूछ सकती है। दोनों के बारे में अंतर आपको समझ में आ गया। फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट तो आपके पास है ही, अगर नहीं है तो ले लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में अप्रूवल वोटिंग की। बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो बात की शुरुआत करते हैं यहाँ से। भारत एक विविध बहुदलीय लोकतंत्र है, ये तो आपको पता है, जहाँ 600 से अधिक राजनीतिक दल हैं, आम चुनाव में भाग लेते हैं और लगभग 3 दर्जन दलों को कम से कम एक सदस्य मतलब लगभग 3 दर्जन दलों का कम से कम एक सदस्य संसद में होता है। ये सामान्य सी बात है। ये 3 दर्जन और ये सारी चीज़ें जो है यूपीएससी नहीं पूछने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है, एक चीज़ हिंट दे देता हूँ। कितने दलों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर का दल बनने के लिए, राज्य स्तर का दल बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या मापदंड होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये नोट में आपको दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खैर, अपने मुद्दे पे आते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये हमारे यहाँ है। इस पर पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने भी पूछा है, पीसीएस एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ये जो पद्धति है भारत की अनूठी राजनीतिक विविधता के साथ अधिक संगत नहीं है, क्योंकि यह कई दलों के बीच मतों के बंटवारे को बढ़ावा देती है और विभिन्न दलों के बीच अवसरवादी और अप्राकृतिक गठबंधन के लिए प्रोत्साहन पैदा करती है। इस सिस्टम की वजह से पहली दिक्कत यह है कि वोट बंट जाता है। आपने अक्सर सुना होगा, ये मज़ेदार चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार जैसे ग्राम पंचायत का एग्जाम्पल ले लीजिए, लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना था, ये सिर्फ उनका वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। सुना है कि नहीं आपने? ऐसा ही लोकसभा के चुनाव में भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई व्यक्ति इस इंटेंशन से चुनाव लड़ रहा है कि किसी का वोट काटना है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा हो ही जाता है कि भाई कुछ लोग तो उसको वोट देंगे ही, भले ही वो व्यक्ति चुनाव में जीत नहीं हासिल कर पाएगा, पहले से दिख रहा है, लेकिन जो वोट उसको मिलेंगे वही वोट उन लोगों को मिलते हैं जो सही में कंपटीशन में, जो सही में योग्य हैं, तो थोड़ी बात अलग होती। ठीक है, तो इससे ये बात होती है। साथ ही साथ अवसरवादिता बढ़ती है और अपने अपने तरीके से दल साठगांठ करते हैं, अपने अपने तरीके से अवसर के अनुसार। आप देखते हैं कि लोगों को लुभाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। अप्राकृतिक गठबंधन भी हो जाता है। अप्राकृतिक का क्या मतलब है? ये बड़ी ही खराब फीलिंग आती है इस पर। आपने अगर देखा होगा, राजनीति में अगर आपकी रुचि है तो, हालांकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। अगर समझ है, रुचि के छोड़ देते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये क्या चल रहा है। चुनाव से पहले ये एक दूसरे को गाली दे रहे थे, ये कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ इतने लोग भ्रष्ट हैं, ये हम आ गए सरकार में तो जेल भिजवा देंगे। और जैसे ही मौका मिला, सरकार बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो साथ में मिल के सरकार बना लेते हैं, सारी कमियां गायब हो जाती हैं। ये सब इस सिस्टम की कुछ बुराइयां हैं। दूसरी ओर अप्रूवल वोटिंग, इसके बारे में अभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक झलक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अप्रूवल वोटिंग मतदाता विखंडन को कम करता है, ठीक है, कर सकती है, और वैचारिक राजनीति को प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि यह मतदाताओं को अपना मत बर्बाद करने या सबसे कम पसंदीदा विकल्प की मदद करने के भय के बिना विभिन्न दलों के लिए अपना समर्थन व्यक्त करने की अनुमति देता है। कई बार लोगों को ये लगता है कि काहे जाएं, छोड़ो, नहीं जाते हैं, मत बर्बाद होगा, इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, किसको वोट दें। कुछ लोग नोटा पे दबा के आ जाते हैं, फिर भी उनको लगता है कि कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि नोटा पे कितना भी आपने बटन दबा दिया कि मुझे कोई पसंद नहीं, कोई पसंद नहीं, कोई पसंद नहीं, और 4 लोग आके कह देंगे कि हमें ये पसंद है, और बहुमत में आ गया तो वही व्यक्ति जीत जाएगा। तो ऐसा लगता है कि हमारे मत का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, उसका विकल्प ये है अप्रूवल वोटिंग, बढ़िया है। यह चुनाव के बाद होने वाले दल बदल और ख़रीद फरोख्त को भी जो है
रोक सकता है, उसमें रोक लगा सकता है, क्योंकि यह दलों के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन और सीट बंटवारे की आवश्यकता को कम कर सकता है। अप्रूवल वोटिंग में इस तरह की लाइनें दी जा सकती हैं कि इससे जो है ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपको पता है, अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, ये भी कंसेप्चुअल टाइप टॉपिक है, इसमें समझने वाली बात है। आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कहीं कहीं बातें ठीक लगेंगी, कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये सही है वो सही है, फिर ऐसे कन्फ्यूजन में ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं। तो अच्छे से समझ लीजिए, आगे और विस्तार से बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम समझ लेते हैं, इस प्रणाली को समझ लेते हैं जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली होता है। अगर मैं इसको ना पढ़ूँ, जो भी लिखा है ऐसे ही समझा दूँ तो आप समझ जाएंगे कि क्या मामला है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं सिंपल से समझा देता हूँ। ये ऐसी प्रणाली है कि मान लेते हैं कि 10 लोगों ने चुनाव लड़ा, 10 उम्मीदवार हैं किसी क्षेत्र में, ठीक, और 10 उम्मीदवारों को कुछ न कुछ तो वोट मिलेंगे ही। अब ज़रूरी नहीं है कि जो जीत रहा है व्यक्ति वो 50% से अधिक मत लेकर के आए। सामान्यतः ऐसा लगता है कि हाँ 50% से लेके आ गया, बहुमत में आ गया। यहाँ पे चुनाव के दौरान ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस प्रणाली में जो व्यक्ति बहुमत में आएगा वो जीत जाएगा, चाहे कितना भी एक वोट भी अगर उसे मिला दूसरों से ज़्यादा तो वो जीत जाएगा। मान लेते हैं कि किसी को 50 मिला, एक को 50 मिला, दूसरे को 50 मिला, लगभग 9 लोगों को 50-50 वोट मिले हैं, ठीक है, और 10वें व्यक्ति को 51 वोट मिल गया, वो जीत गया। बाकी के सारे वोटों का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अब वो हार गए तो हार गए, उनके समर्थन अब जो लोग कर रहे थे उनकी बात खत्म हो गई। अब 51 एक व्यक्ति किसी और के पक्ष में ज़्यादा हो गया तो फिर वो जीत गया। ये है सिंपल सी बात, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। जो व्यक्ति दूसरों से एक वोट भी ज़्यादा लेके आएगा, बहुमत में आ गया मान लेते हैं, उसको जिता देते हैं। यही ये सिस्टम है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? मतदाताओं को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नामांकित या निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए सूची दी जाती है कि देखो भाई आपके सामने ये लोग हैं, उम्मीदवार हैं। मतदाता अपने मत पत्र पर निशान लगाने या इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर बटन दबाने के माध्यम से अपनी पसंद उम्मीदवार को चुन लेता है, अपनी पसंद के उम्मीदवार को, कि हाँ भाई हम इनको चुन रहे हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। सिंपल सी बात जो कि मैंने आपको समझाया। विजेता को मतों का बहुमत यानी कि 50% से अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल मतों की बहुलता, जो सबसे अधिक मत लेके आएगा वही प्राप्त करनी होती है, जीत जाएगा। अब कुछ ऐसी बातें हम सीखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा कि और कौन कौन सी पद्धतियां हो सकती हैं चुनाव की। एक तो एक हमने समझ लिया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। और कौन कौन सी तरीके हो सकते हैं लोगों को चुनने के। और एक चीज़ बताऊं आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि अपने आप में कठिन क्वेश्चन हो सकता है कि इन प्रणालियों को एक तरफ लिख दिया गया और यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया इनकी विशेषताओं को, और आपको मिलान करना है, या फिर यूपीएससी ने कह दिया कि हमने मिला दिया है, आपको मिलान भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया इनको और सामने हमने मिला दिया है। अब ये बताइए कि किसको हमने गलत मिलाया है, किसको सही मिलाया है, कैसे जानेंगे? जब सबके बारे में आपको बेसिक समझ होगी तभी तो जानेंगे। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमने समझ लिया। अब समझते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये क्या होता है। इसको भी हम यूज़ करते हैं। अब आप बताइए कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, या करते हैं कि नहीं करते हैं। कमाल की बात है, मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इस प्रणाली को हम यूज़ करते हैं, अनुपातिक प्रणाली को, और दूसरा अगर नहीं करते हैं तो ठीक है, आप लिखिए नहीं करते हैं, करते हैं तो कहाँ करते हैं। ओके, अच्छा, एक संक्रमणीय शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप इस शब्द को पकड़ लें तो आप ये भी एक्स्ट्रा जानकारी दे सकते हैं, ज्ञानवर्धन करा सकते हैं दूसरों को कि ये एकल संक्रमणीय जो है मत प्रणाली क्या होती है या क्या होती है, विस्तार से नहीं जाना है, किसके चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिलहाल इस पे आते हैं। ये अनुपातिक प्रणालियाँ क्या हैं? ऐसी प्रणालियाँ हैं जो राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को लोकप्रिय मत की उनकी हिस्सेदारी के अनुसार सीटें आवंटित करती हैं। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि 3 दल हैं, ठीक है, और तीनों में से ऐसे मतलब तीनों को मान लेते हैं किसी को 50% वोट मिले,
किसी को 30% वोट मिले और किसी को 20% वोट मिले, ठीक है। तो जो लोग चुन के जाएंगे सदन में, उनका अनुपात भी इसी तरह से होना चाहिए। यानी कि जिस दल को 50% वोट मिले हैं, उस दल को, मान लेते हैं कि 10 लोग होंगे मेंबर किसी विधानसभा में, तो 10 में से 5 व्यक्ति इस दल के होने चाहिए, क्योंकि इसने 50% वोट हासिल किया है, ठीक है। इसी तरह से 30% के हिसाब से, 20% के हिसाब से लोगों को मतलब सदन में भेजा जाएगा। ये अनुपातिक प्रणाली होती है कि जिस दल को जिस मात्रा में, जिस प्रतिशत में वोट मिला है, उसी प्रतिशत में उसके मेंबर चुन के जाएंगे। सिंपल। अब आते हैं इसके बारे में समझते हैं। रैंकिंग वोटिंग प्रणालियाँ क्या होती हैं? रैंकिंग ये ऐसी प्रणालियाँ हैं जो मतदाताओं को किसी एक उम्मीदवार को चुनने के बजाय उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में रैंक करने की अनुमति देती है। जैसे आप वोट देने गए हैं और आपके सामने, आपके क्षेत्र में 4 उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि मैं इन चारों में से पहले नंबर पर इस व्यक्ति को रखना चाहूँगा, ए व्यक्ति को रखना चाहूँगा। दूसरे नंबर पर मेरी पसंद का ये वाला है, बी वाले को। तीसरे नंबर पर मेरी पसंद का सी वाला है। इस तरीके से जो है ये रैंकिंग प्रणाली है। बाद में उस हिसाब से देख लिया जाता है कि किसको सबसे ज़्यादा ए मिला है, मतलब जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लोगों ने पहले नंबर पर रखा होगा वो जीत जाएगा, ठीक है। ये रैंकिंग वाली प्रणाली है। उसके बाद आते हैं स्कोरिंग वोटिंग प्रणाली। ये बढ़िया है। स्कोरिंग जैसे किसी को स्टार देते हैं, मार्क्स मिलते हैं, हमें स्कोर मिलते हैं ना, तो स्कोरिंग प्रणालियाँ हैं। उसमें बता दीजिए कि इतने में से आप कितना स्कोर देना चाहेंगे इस व्यक्ति को, ठीक है, चुनाव लड़ने आया है। तो ऐसी प्रणालियाँ हैं जो मतदाताओं को किसी एक उम्मीदवार को चुनने या उसकी रैंकिंग के बजाय, ऐसा नहीं है कि किसी एक को चुनना है या उसकी रैंकिंग करनी है, संख्यात्मक पैमाने पर उम्मीदवारों की स्कोरिंग करने की अनुमति देता है। क्या बताइए आपका क्या स्कोर है, किसे आप कितना स्कोर देना चाहेंगे, फिर लास्ट में गिन लेंगे सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है। हो गया। अब आते हैं अप्रूवल वोटिंग पे, जो कि आज के टॉपिक का हीरो है, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी साइड एक्टर्स हैं सबको मिला देंगे ना। क्वेश्चन अगर मिला के बना तो फिर मामला कुछ और हो जाएगा, कठिन प्रश्न बन जाएगा, तो उनको भी समझना ज़रूरी है। लेकिन अलग से अप्रूवल वोटिंग पर प्रश्न पूछा जा सकता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे पूछा जाए तो आप आसानी से हल कर लेंगे। इसको देखते हैं कि इसमें कौन सी बात है, क्या कहाँ पे पेच है। अप्रूवल वोटिंग एक मतदान पद्धति है जो मतदाताओं को विकल्पों की सूची से जितने चाहे उतने उम्मीदवारों या दलों को चुनने की अनुमति देती है। बात समझ में आई? मतलब आपके सामने जो मतदाताओं की सूची है उनमें से चाहे जितने लोगों को आप चुन सकते हैं। कैसे चुनेंगे अभी समझ में आएगा। इसमें विजेता वह उम्मीदवार या दल होता है जिसे मतदाताओं से सबसे अधिक अप्रूवल मिला है, टिक मार्क लगे हुए हैं सबसे ज़्यादा। आई बात समझ में? जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, ठीक, ABC। आप वोट देने गए, आपने कहा कि मुझे ये व्यक्ति पसंद है, लेकिन ये भी पसंद है, मुझे C भी पसंद है। आपने 2 लोगों को चुन लिया। आपके दोस्त को लगा कि हम भी चलते हैं, वोट देना है, तो उन्होंने क्या किया कि मस्ती के मूड में हम तो सबको चुनेंगे भाई, चलो मेरे लिए तीनों बराबर हैं, सब अपने ही लोग हैं, तो किसी को काहे दुखी करना है। आपके दोस्त के दोस्त गए वोट देने, उसी क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ए पसंद है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मुझे नहीं चुनना उन्हें। अब ठीक है, वोटिंग ख़त्म हो गई। अब काउंट करेंगे, ए को कितने अप्रूवल मिले हैं? 3 अप्रूवल मिले हैं। बी को कितने अप्रूवल मिले हैं? सिर्फ 1। और सी को केवल 2 अप्रूवल मिले हैं। विजेता कौन है? ए है, ए जीत जाएगा। बात समझ में आ गई? ये भी बहुत अच्छा है, बढ़िया, इसमें बहुत मज़ेदार प्रणाली है ये। अच्छा, तो ये हमने बता दिया कि सबसे ज़्यादा अप्रूवल जिसको मिलता है वो जीत जाएगा। अप्रूवल वोटिंग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति से भिन्न है, जहां मतदाताओं को केवल एक विकल्प चुनने के लिए विवश किया जाता है। 10 लोग लड़ रहे हैं चुनाव, 100 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आपको एक ही व्यक्ति को चुनना है। आप देख लीजिए, यहाँ ऐसा नहीं है जितनी मर्जी उतने चुन लो। 100 लोग हैं, 100 पे ट्रिक लगा के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो लास्ट में मैंने बताया ना कैसे काउंट हो जाएगा। तो ये हो गया कि ऐसा कोई मतलब कोई विवशता नहीं है कि आपको एक ही व्यक्ति को चुनना है।
ठीक है। और सबसे अधिक मत पाने वाले विकल्प को विजयी घोषित किया जाता है, भले ही उसे मतों का बहुमत प्राप्त न हुआ हो। ठीक है, ये उसकी बात हो रही थी इसकी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की, कि उसमें यही प्रॉब्लम है कि एक ही व्यक्ति को चुनना होता है, सबसे ज़्यादा जो पाया वो जीत जाता है, भले ही वो 50% से ज़्यादा ना पाया हो। ठीक है, तो उससे ये अलग है। अच्छा, अप्रूवल वोटिंग जो है वो रैंकिंग से भी भिन्न है। अब मान लीजिए क्वेश्चन यूपीएससी के मन में आया और थोड़ा सा मज़ा लेना चाहे, तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अप्रूवल वोटिंग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से कैसे भिन्न है। इस पैटर्न पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत सारे तुलना करते हुए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत एकदम क्या कह सकते हैं, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा कंसेप्चुअल हिसाब से देखें तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ये इससे कैसे भिन्न है या इसके साथ क्या समानता है, ऐसे प्रश्न खूब बनते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अप्रूवल वोटिंग रैंकिंग वोटिंग से भी भिन्न है, जहां मतदाताओं द्वारा अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों या दलों की रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग करने की आवश्यकता होती है इसमें, उससे अलग है ये। और न्यूनतम पसंद किए जाते विकल्पों को तब तक हटाने की प्रक्रिया जारी रहती है जब तक कि एक विकल्प बहुमत न प्राप्त कर ले। इसमें थोड़ा सा समझना यह है कि रैंकिंग दी गई है, तो जो न्यूनतम मतलब जिसको न्यूनतम रैंक मिली है उसको पहले हटा देंगे, उसके नीचे जो सबसे न्यूनतम है उसको भी हटा देंगे। ऐसे करते करते जब इनको हटाएंगे तो इनका वोट दूसरों में बांट जाएगा। रैंकिंग दी गई है ना, उनके ऊपर वालों में दे देंगे ऐसे। तो इससे ऐसा काम तब तक किया जाता है जब तक कि बहुमत न मिल जाए। ये रैंकिंग में होता है, ये तो उससे भी अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रूवल वोटिंग एक सुशोभित मतदान पद्धति है जिसका उपयोग विभिन्न विश्वसनीय विकल्पों वाले चुनाव में किया जाता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में, अमेरिका में इटर्नल पार्टी प्राइमरी में, और कभी कभी पोप के चुनाव में भी ऐसा होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे मोटा। ये मोटा का मतलब होता है मैनी ऑफ द एबव। नोटा पढ़ा है ना, नन ऑफ द एबव, उसी का ये उल्टा हो गया। उल्टा नहीं कहेंगे, उसी के बगल में खड़ा हो गया नोटा, कि इसमें से बहुत, एक से ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो मोटा है अप्रूवल वोटिंग को लागू करने का एक तरीका कैसे प्रदान करता है। यानी कि अब आगे ये सजेस्ट किया जाता है कि आप नोटा के साथ साथ मोटा भी लगा दो। ठीक है, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। क्या है, भारत में अप्रूवल वोटिंग को मतपत्र पर मोटा नामक एक नया विकल्प जोड़कर लागू किया जा सकता है भारत में। ठीक है, जो एक प्रकार से नोटा जैसा ही है, जो हमारे पास पहले से ही है, सबके लिए है। आप जाते हैं नोटा पे, चाहें तो आप दबा सकते हैं ऊपर से मुझे कोई पसंद नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऊपर से कई पसंद है मुझे। ठीक है, चुन सकते हैं उसमें, तो ऑप्शन नया जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मोटा मोटा समझ रहे हैं ना किसकी बात हो रही है, मैनी ऑफ द अबव। मतदाताओं को केवल एक उम्मीदवार या दल को चुनने के लिए विवश करने के बजाय विकल्पों की सूची में जितने चाहे उतने उम्मीदवारों या दलों को चुन सकने की अनुमति देता है। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। मोटा के प्रयोग के लिए मौजूदा चुनावी प्रणाली या मशीनरी में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें केवल मतपत्र पर एक नया विकल्प जोड़ना है और प्रत्येक विकल्प के लिए अनुमोदन की संख्या की गणना करना शामिल है। बस इतना ही करना है। ऐसा नहीं है कि इसको लागू करने के लिए कोई बहुत क्रांतिकारी कदम लाना पड़ेगा, एक अलग से कोई भारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सब कुछ चल रहा है, उसी में थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अच्छा, मोटा किसी भी संवैधानिक या विधिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि यह मतदान के अधिकार या संसद में लोगों के प्रतिनिधित्व को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से किसी कानून का उल्लंघन हो जाएगा, संविधान की किसी धारा का उल्लंघन हो जाएगा, या फिर जो लोग संसद में पहुंच रहे हैं उनके प्रतिनिधित्व में बदलाव आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बस चुनाव की प्रक्रिया और प्रभावशाली हो जाएगी, हमारे मतों का जो महत्व है और बढ़ जाएगा, और लोग वोट देने आ जाएंगे। आगे भी बताया गया है। ठीक है, तो उसके लाभ ही देख लेते हैं डायरेक्ट। कुल मतदान में वृद्धि हो जाएगी, लोग अब देने जाएंगे। जो लोग वोट नहीं देने जाते थे वो भी जाएंगे कि चलो हम हमारी पसंद का जो है एक से ज़्यादा कम चुन लेंगे। ध्रुवीकरण में कमी आएगी। आप जानते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत सारा ध्रुवीकरण होता है, तो उसमें भी जो है कमी आएगी एक तरह से। ये चीज़ आप हेडिंग में पढ़ दे रहे हैं और समझ सकते हैं। बेसिकली ये सब चीज़ें मेंस में आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। प्री में भी ऐसे विकल्प आए तो ध्यान रखिएगा। व्यापक प्रतिनिधित्व होगा इससे। यह प्रतिनिधित्व और जवाबदेही की समृद्धि कर सकता है, क्योंकि उम्मीदवारों और दलों को संकीर्ण हितों या अपने निष्ठावान आधारों को संतुष्ट करने के बजाय
व्यापक और अधिक विविध मतदाताओं से अपील करनी होगी। क्या मतलब है इसका? नॉर्मली क्या होता है, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है उसमें पूरा गणित लगाया जाता है। राजनीतिक दलों के लिए हम लोग सिर्फ कुछ आंकड़े हैं। तो कैसे गणित लगाएं? अच्छा, अगर इतने हिंदू मुझे वोट दे देंगे तो मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सब कहीं भी जाएं, सिख कहीं जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हिंदुओं को ही प्रभावित करूँगा। ये मेरा मस्त, इससे मेरा काम चल जाएगा। अब प्रभावित क्या करना है? अब इनको प्रभावित करने के लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं इन्हें इन लोगों का दुश्मन भी बना सकता हूँ। मुझे पता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मुझे जीतना है। अब जीतने के लिए मुझे इनकी तुष्टीकरण करनी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि दंगे हो जाते हैं। कई मतलब कभी कभी हो सकता है कि वो जो दल है वो इंटेंशनली ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन जो बीज हम बोएंगे जनता में, उसका कहीं ना कहीं तो उसकी फसल तो निकलेगी ना, कटेगी ना, रिजल्ट तो आएगा। तो लोगों में ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। खैर, तो इसमें क्या होता है कि हम एक छोटे मकसद पर ध्यान देते हैं कि ये मेरी जाति का व्यक्ति है और मेरी जाति के इतने लोगों ने वोट दे दिया तो फिर ठीक है, बाकी थोड़ा सा तो मिल ही जाएगा इधर उधर से, तो अपने जाति पे फोकस करते हैं, बाकी बाकी लोग थोड़ा सा वोट दे देंगे, हम जीत जाएंगे। ये मैं अपने धर्म पे फोकस करता हूँ, बाकी जो है ठीक है, मान लेते हैं कि मैं मुस्लिम कैंडिडेट हूँ और जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ पे बहुमत में मुस्लिम है, तो मैं कुछ ऐसी कोशिश करूँगा कि ये बस मेरे साथ रहें। और इसके लिए सबसे गंदी चीज़ जो हो सकती है वो ये होती है कि हम एक व्यक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए उसे दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कर देते हैं। उसे दूसरे व्यक्ति को ऐसा दिखाते हैं कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इससे तुम्हें दूर रहना है। ये लोग समझ नहीं पाते, लोग बड़े भोले हैं, और जो लोग समझते हैं वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वो उनके पास पावर नहीं है। ठीक है, तो इस चक्कर में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब जिस वोटिंग प्रणाली की हम बात कर रहे हैं अप्रूवल की, तो इसमें हमें बहुत सारे लोगों का अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसको ज़्यादा अप्रूवल मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। तो अब इससे काम नहीं चलेगा कि मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, मैं किस सोच का हूँ, मैं समाजवादी हूँ कि मैं समाजवादी किसी पार्टी का नाम नहीं है, ये सोच है, एक विचारधारा। मैं पूंजीवादी हूँ, मैं दक्षिणपंथी हूँ, वामपंथी हूँ। तो इससे अब कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकूँ। तो ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा कि व्यापक हित किस में है, जो हर एक इंसान से जुड़ा है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति है। तब मैं सोच समझ के कदम उठाऊंगा, और ऐसे में जो भी कदम मैं उठाऊंगा वो देश के लिए होगा, सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये बढ़िया, बहुत अच्छा उपाय है। देखते हैं कब लागू होगा, लेकिन फिलहाल ये अच्छा है। अच्छा, स्थिरता सुनिश्चित होगी इससे। ठीक है, यह स्थिरता और शासन को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि यह उन गठबंधनों पर निर्भरता को कम करेगा जो प्रायः अस्थिर होते हैं और भ्रष्टाचार या ब्लैकमेलिंग की संभावना रखते हैं। गठबंधन गठबंधन ही होता है। ठीक है, गठबंधन एक शर्त पे आधारित होता है, और वो शर्त, ये बहुत अच्छे शब्द हैं, अगर पूरी नहीं हुई तो ब्लैकमेलिंग भी होने लगती है। भ्रष्टाचार तो हो ही सकता है, बहुत अधिक संभावना है कि अगर मेरी पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन किया है और मैंने सरकार बना ली, तो जिसके साथ गठबंधन हुआ है उसको तो कुछ लाभ मिलना चाहिए ना, तो वो अपना लाभ लेने के लिए भ्रष्टाचार का रास्ता अपना सकता है। अगर मैं कहूँ कि भ्रष्टाचार नहीं करना है तो ब्लैकमेल कर सकता है कि फिर जाओ, हम अपना अपना समर्थन वापस लेते हैं, सरकार गिर जाएगी, हम किसी और के साथ बना लेंगे, ऐसे सरकार बना लेंगे। तो ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं इस उपाय से। तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, प्री में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे संवैधानिक नैतिकता की। इस पर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चंस पूछे हैं, प्री में भी पूछा जा सकता है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है फिलहाल कि प्री में आया है कि नहीं, लेकिन आ सकता है। ठीक है, किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं समझिए, ये भी कंसेप्ट समझने वाली बात है। कुछ तथ्य हैं जिनको ध्यान रखेंगे, लेकिन मोटे तौर पर यह कंसेप्ट है। और यूपीएससी अगर पूछ ले कि संवैधानिक नैतिकता का क्या मतलब है और 4 लाइनें दे दे, तो आप तभी सही लाइन चुन पाएंगे जब आपको पता होगा कि इसका सही अर्थ क्या है। और यहाँ पता होने से मतलब है कंसेप्ट आपको पता होगा, इसकी समझ आपको होगी, आप बहुत अच्छे से उसका सही उत्तर देंगे। अब यहाँ देखते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं। संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एक ऐसी अवधारणा है जो व्यक्तिगत पसंद और संबंधों के मामलों में
व्यक्तिगत स्वायत्तता, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, निजता और गैर भेदभाव जैसे संवैधानिक लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के पालन को संदर्भित करती है। बात समझ में आई? और सिंपल कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि संवैधानिक नैतिकता एक ऐसी बात है, एक ऐसी अवधारणा है जो ये कहती है कि भाई हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अधिकार हैं। हम समूह की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, समाज की धारा जैसी बह रही है उसी धारा में हम चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन उस समाज में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपने हिसाब से कुछ ऐसा कर रहा है अपनी आज़ादी के हिसाब से, शायद उस धारा में ना फिट बैठता हो, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके साथ अत्याचार किया जाए, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाए क्योंकि वो हमसे अलग हो गया, वो हमसे अलग सोच रहा है, उसकी पसंद अलग है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने की बात, संविधान का आधार लेकर सुनिश्चित करने की बात जो होती है उसी को हम कहते हैं कि संवैधानिक नैतिकता है। कुछ मामले हैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे और मेंस में तो इनका खूब इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कहीं भी नहीं जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पे। खैर यहाँ देखते हैं, एक एग्जाम्पल है कि संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन कैसे हुआ। एक एग्जाम्पल है, किरण रावत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय संवैधानिक नैतिकता के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। ये मामला आया था जहां उच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशन में रह रहे एक अंतर धार्मिक युगल को इस आधार पर पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया कि उनका संबंध अनैतिक है, अवैध है, निजी कानूनों के विरुद्ध है। ये क्या बात होती है? वो मतलब ये कह रहे हैं कि हमें खतरा है, अब अंतर धार्मिक है, अलग अलग धर्मों से शादी कर लिए हैं आपस में, तो खतरा है, पुलिस उत्पीड़न का भी खतरा है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं नहीं, हम आपको सुरक्षा नहीं देंगे क्योंकि आपने अनैतिक काम किया है, अवैध है। जो निजी कानून होते हैं, जैसे हिंदू विवाह के अपने कानून हैं, निजी कानून, मुस्लिम के अलग हैं, उनके खिलाफ जाकर आपने काम किया है, इसलिए हम नहीं देंगे। ये संवैधानिक नैतिकता के सरासर उल्लंघन की बात है। ठीक है, इनका भी तो अपना कुछ अधिकार है। एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वहाँ इनका भी तो कुछ अधिकार, अपनी चॉइस है। हम संविधान में कह रहे हैं कि भाई अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा 2019 में कि आप अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं, किस आर्टिकल के तहत ये बात है। तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि अपनी पसंद का मतलब सिर्फ अपने धर्म में, सिर्फ अपनी जाति में है। तो ये आप कह सकते हैं कि संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है ये मामला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और बातें समझते हैं कि संवैधानिक नैतिकता का महत्व क्या है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में कि कौन कौन सी बातें इसके तहत शामिल की जा सकती हैं, इसका क्या लाभ है। और मैंने शुरू में ही बताया मेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे आप, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है? फर्स्ट पेपर में भी सोसाइटी आपको पढ़नी होती है, वहाँ पूछा जा सकता है। सेकेंड पेपर में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है क्योंकि वहाँ पे प्रशासन और राजनीति की बात है, टॉपिक्स हैं। इथिक्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इथिक्स में भी क्वेश्चंस खूब ऐसे पूछे जाते हैं सामाजिक मुद्दों पे, तो वहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है। निबंध आ सकता है इस पर, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, खूब ध्यान से समझिए। संवैधानिक नैतिकता समझ में आ गई। इसमें समझते हैं कि इसका महत्व क्या है। व्यक्तिगत स्वायत्तता और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। अभी तुमने बताया कि एक इंसान की क्या स्वायत्तता है, चाहे वो दूसरों से कितना भी भिन्न है, उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए ना। इसमें अंतरंग पसंदों और संबंधों को मानव व्यक्तित्व के अंतर्निहित और अविभाज्य पहलुओं के रूप में मान्यता मिलती है कि एक व्यक्ति अपने हिसाब से जो कर रहा है, उसके जो अधिकार हैं उसके दायरे में कर रहा है तो करने दो ना, क्या दिक्कत है। इससे सार्वजनिक या सामाजिक नैतिकता के आधार पर विनियमन करने या दंड देने की राज्य की शक्ति सीमित होती है। जाहिर सी बात है, जब हम ये बात करेंगे कि एक व्यक्ति को उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए, तो कई बार ऐसा होगा कि जो सामान्य नियम है, जो विनियमन है, उनमें उनको आधार बना के, जैसे अभी हाई कोर्ट ने जो कहा, उनको आधार बना के कह देते हैं कि नहीं नहीं आपको ये सज़ा मिलेगी या फिर ये काम आपको नहीं करना है। उससे मतलब राज्य की जो शक्ति है वो सीमित हो जाती है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को लेकर हम किसी को दबा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो राज्य की शक्ति जो है वो यहाँ पे सीमित हो जाएगी। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाएगा, उसकी पसंद को महत्व दिया जाएगा। और बेसिकली जो मेन बात है वो ये है कि उसके जो मूल अधिकार हैं, जो बेसिक ज़रूरत है जो होनी ही चाहिए, वो सुनिश्चित होंगे। यहाँ इसका गलत मतलब ना निकालिएगा कि एक व्यक्ति होने के नाते मैं कुछ भी करूँ, कोई अपराध कर लूँ, मुझे आज़ादी है अपराध करने की, दूसरों को नुकसान पहुँचाने की, तो ऐसा नहीं है। इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था प्री में
कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। मेंस में भी प्रश्न पूछेगा, उसको मैं अलग ढंग से समझा देता हूँ। अधिकार और कर्तव्य को लेकर यूपीएससी ने पूछा था, कई बार पूछा है। आपकी आज़ादी वहीं तक है जहाँ तक दूसरे की आज़ादी का उल्लंघन नहीं होता। इस लाइन को खूब अच्छे से ध्यान में बिठा लीजिए। अधिकारों के बारे में है, आपके अधिकार वहीं तक हैं जहाँ तक दूसरों के अधिकार सीमित न होते हों। आई बात समझ में? इस चीज़ को जब ध्यान रखेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जब व्यक्तिगत आज़ादी की बात हो रही है तो इतनी व्यक्तिगत आज़ादी ना मिल जाए कि दूसरे व्यक्तियों की आज़ादी छीन ली जाए। वो कौन सी आज़ादी है? ठीक है, खैर आते हैं और आगे। संवैधानिक मूल्यों का सम्मान होता है इससे, ठीक है। इससे धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और विविधता की रक्षा होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। इससे उन व्यक्तियों पर धार्मिक या सांस्कृतिक मापदंडों को थोपे जाने को निषिद्ध किया जाता है जो शिक्षा से उन्हें स्वीकार नहीं करते। मान लेते हैं कि आप एक हिंदू हैं, एक मुसलमान हैं या कोई किसी और धर्म के हैं, और आपने कहा कि नहीं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बस एक इंसान बन के रहना चाहता हूँ, मुझे किसी धर्म से ना जोड़ा जाए। तो आपके जो धर्म के लोग हैं वो आप पर दबाव नहीं डाल सकते, आपको कोई सज़ा नहीं दे सकते कि नहीं नहीं तुम्हें ये करना ही है, क्यों करना है भाई। तो ये चीज़ कैसे मिलती है? संवैधानिक नैतिकता है तो ये भी सुनिश्चित होता है, ठीक है। तो वे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर सकता है, उन्हें रोक सकता है या ज़बरदस्ती कुछ करवा सकता है, ठीक है। बहुलवाद और विविधता को बढ़ावा मिलता है। इससे विभिन्न समूहों और समुदायों के बीच सहिष्णुता, सम्मान और संवाद की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। यह व्यक्तियों को बिना किसी भय या दबाव के अपनी पहचान और प्राथमिकताओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाने में मतलब यह महत्वपूर्ण है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कुछ निर्णय हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ मैं आपके लिए स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। प्री में क्वेश्चन आने की संभावना कम है, ऐसे निर्णयों पर क्वेश्चन प्री में कम आते हैं, लेकिन मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे इसी को मैं पढ़ दूँ। लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 2006 का मामला है। अंतरजातीय और अंतरधार्मिक युगलों को उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था इसमें, ठीक है। ये मामला आया था। एस खुशबू बनाम कन्यामाल और अन्य, ये नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन इसका जो मामला जो निर्णय आया था बहुत महत्वपूर्ण है। नाज फाउंडेशन का मामला बहुत चर्चा में रहता है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। जोसेफ शाइन का मामला है। नवतेज सिंह का मामला आपने खूब सुना होगा, ये बहुत चर्चा में आता रहता है। इसमें LGBTQ+ व्यक्तियों के अपनी यौन उन्मुखता और पहचान को गरिमा के साथ व्यक्त कर सकने के अधिकारों की पुष्टि की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2018 का मामला है, कि जो व्यक्ति अपने हिसाब से अपना जेंडर तय कर रहा है उसकी आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, उसे वो व्यक्त कर सकता है, ठीक। शफीन जहाँ का मामला आया था 2018 में, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, ये सब मेंस में आएंगे, ठीक है। यहाँ तक मैं क्यों पहुँचा हूँ स्क्रॉल करते करते? मैं आपसे कह सकता था कि ठीक है पढ़ लीजिएगा, स्किप करते हैं, इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बात है जो मैं आपको दबाव दे के कह रहा हूँ। लगातार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो चाहे सबूत वाली वीडियो देख लीजिए, चाहे आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए। एक लाइन पूछी जाती है, ये अकेले नहीं पूछा जाता। ये ऐसी खास बात है ना कि ये लाइन कभी भी अकेले यूपीएससी ने नहीं पूछा और अकेले पूछा भी नहीं जा सकता, उसका नेचर ही ऐसा है। किसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें 2-3 लाइनें दी जाती हैं, 4 लाइनें दी जाती हैं। उसी में से एक लाइन ऐसी होती है जिसमें बात लिखी जाती है, यूपीएससी कहती है कि इसकी स्पष्ट रूप से परिभाषा संविधान में है, और ये लाइन सरासर गलत होती है। अगर आप लगातार मुझसे जुड़े हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो इसको मैंने कई बार हाईलाइट किया है, बार बार हाईलाइट करता हूँ, चाहे ये बात हो या संवैधानिक निकायों की बात हो, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आते हैं। ये ज़रूरी है कि मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँ। इसको मैंने इसलिए यहाँ पे लिया कि जब संवैधानिक नैतिकता पे प्रश्न पूछा जाए और यूपीएससी कहे बताइए इसमें से कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है, और उसमें ये बात लिख दी जाए कि संवैधानिक नैतिकता को संविधान में स्पष्ट रूप से मतलब उसकी व्याख्या की गई है, उसे स्पष्ट रूप से इसे लिखा गया है, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। संविधान में ऐसी बातें हैं, हमें मूल अधिकार मिले हैं, नीति निर्देशक तत्व में सरकार को निर्देश दिए गए हैं, बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग कानून बनाए गए, बाद में संविधान में संशोधन किया गया। उन सारी जगहों पर संवैधानिक नैतिकता झलकती है, लेकिन उसकी स्पष्ट रूप से परिभाषा नहीं है।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पर प्री में क्वेश्चन बना तो फिर गड़बड़ी हो सकती है अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और हो सकती है इसमें, एक चुनौती यह है कि न्यायिक सर्वोच्चता को बढ़ावा मिल सकता है। यानी कि ये जाहिर सी बात है, इसके लिए कोई खास कानून नहीं है, संविधान में बात नहीं है, तो न्यायपालिका अपने हिसाब से जब फैसले लेगी इस आधार पे कि ये क्या कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता के अनुसार हम ये फैसला दे रहे हैं, तो फिर उस विधायिका का क्या होगा, है विधायिका कानून बनाती है, उसकी शक्तियों पर जो है एक तरह से कहें कि हस्तक्षेप हो सकता है। आर्टिकल 142, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो, अगर ठीक नहीं कह रहा हूँ तो करेक्ट करिएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से मैं ठीक ही कह रहा हूँ। 142 में ऐसा क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को एक आज़ादी दी गई है। इस पर यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि न्याय, संपूर्ण न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए नियमों से हट करके, नियम कानूनों से हट करके, उससे ऊपर उठ के अगर सिर्फ न्याय को ध्यान में रखते हुए किसी बात को जजमेंट के रूप में कहनी हो तो सुप्रीम कोर्ट इनसे ऊपर उठ के, क्योंकि ऐसा लगता है कि इससे संपूर्ण न्याय मिलेगा, इससे सही में जस्टिस मिलेगा, भले कानून में साफ बातें नहीं है, तो ये बात हम इसके तहत कह सकते हैं, आर्टिकल 142 के तहत। तो उसी तरह की बात है, उस पर भी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि भाई आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो कार्यपालिका, न्याय विधायिका, इनकी शक्तियाँ सीमित हो सकती हैं। न्यायिक सक्रियता आपने पढ़ा होगा, उस बारे में भी कहा जाता है कि न्यायपालिका की भूमिका ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे ही इसे भी लेकर के ये कहा जा सकता है कि भाई आप जो है न्यायिक सर्वोच्चता को बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी संस्थाओं की शक्तियों का आप कहें कि हस्तक्षेप हो सकता है, ओवरलैप हो सकता है, उनका हनन भी हो सकता है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बन रहा है, बिल्कुल नया क्वेश्चन और बहुत ही कठिन क्वेश्चन माना जा सकता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए, आपके लिए आसान होगा। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किन के द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बढ़ावा मिलता है और विधायिका की भूमिका कम होती है, उसकी शक्तियाँ कम होती हैं, जिसमें हम कह देते हैं कि संवैधानिक नैतिकता या फिर न्यायिक सक्रियता, मतलब या फिर नहीं करके, ये एक है, ये दो है, तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 142, ऐसे करके। अब हमने पढ़ा ही नहीं है, इनके बारे में समझा ही नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन गलत होगा या फिर हम छोड़ेंगे। और ऊपर से इसमें कूट बना दे ऐसा कि कोई भी एक सही हो सकता है, कोई भी दो सही हो सकते हैं, तीनों गलत हो सकते हैं, फिर तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा तो अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। और उसके बाद से लोक प्रचलित नैतिकता और धार्मिक मान्यताओं के साथ संघर्ष हो सकता है, क्योंकि वो तो मैंने पहले ही बताया कि भाई जाहिर सी बात है, समाज में हम चल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर चीज़ समाज के अनुसार होगी, कुछ बदलेगा। तो जब हमारे अंदर कुछ बदलेगा तो जो पॉपुलर मोरालिटी है, जो पहले से नियम कानून बने हैं, उसके हम खिलाफ जा सकते हैं, तो उसमें संघर्ष तो होगा। संघर्ष में कई बार समाज जीत जाता है, दमन हो जाता है। बहुत सारे गांव में आपने देखा होगा कि दो युगलों ने शादी कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया, लव मैरिज, और उन्हें पकड़ के उनके साथ बहुत अत्याचार किया जाता है, मारपीट की जाती है, कई बार हत्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बने बनाए नियमों के अनुसार नहीं चला, वो नहीं चले, फिर झेलना पड़ा। कई बार उनकी जीत हो जाती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सरकार के पास जाता है, तो फिर न्याय मिल जाता है, ठीक है। तो उनके साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है न्यायिक संवैधानिक नैतिकता से। लेकिन ठीक है, अगर वो टकराव ऐसा है जिससे व्यक्ति के हित की बात है और उससे किसी को नुकसान नहीं है, तो टकराव होए। लेकिन जीत अगर उनकी हो, उस व्यक्ति की हो, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, चाहे अपने पसंद का रोजगार करे, अपने पसंद का कपड़ा पहने, अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करे, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति की जीत संवैधानिक नैतिकता की जीत होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इससे सामाजिक अशांति और प्रतिरोध की स्थिति बन सकती है, वो तो कभी कभी बन ही जाती है, ठीक है। समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देने जैसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर समाज के कुछ वर्गों द्वारा विरोध को ऐसे संघर्षों के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। जब ऐसे मामले आए तो उनका विरोध हुआ, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ये तो फायदे की बात थी ना, किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा था। खैर, तो ये सारी बातें हैं। राजनीतिक विचारों और निजी पूर्वाग्रहों का प्रभाव। संवैधानिक नैतिकता राजनीतिक विचारों या निजी पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकती है। ये भी हो सकता है थोड़ा सा कभी कभी कि जिस संवैधानिक नैतिकता की हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे निजी पूर्वाग्रह भी शामिल हो सकते हैं। किसी राजनीतिक विचारधारा को हम सपोर्ट कर सकते हैं उसमें,
ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम लेकर, किसी व्यक्ति को केंद्र में रखकर। यह प्रभाव संवैधानिक नैतिकता की निष्पक्षता और वैधता को कमज़ोर कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इनका गलत इस्तेमाल करना चाहें, गलत इस्तेमाल कैसे? जैसे राजनीतिक विचार से प्रभावित होकर हमने कोई फैसला किया, अपने निजी पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर कोई फैसला किया, तो वो संवैधानिक नैतिकता के निष्पक्षता पर ही सवाल उठाएगा, उसकी वैधता पर ही सवाल उठाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली, सारे पक्ष कवर कर लिए। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझा है, अच्छे से तैयार किया है। PDF नोट आपके पास है, जल्दी से उसको तैयार कर लीजिए। अगर नोट नहीं है तो नंबर आपको दिया गया है, उस पर मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, नोट मिल जाएगी। ठीक है जी, तो आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।